हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट वीडियो में हमने अवेलेबल एनर्जी का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था जो बेसिक फंडामेंटल्स है जो हमको मालूम होने चाहिए अवेलेबल एनर्जी को स्टडी करने के लिए, दैट इज डेड स्टेट, दैट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। वो सारी चीजें हमने देखे थे। हमने एनर्जी के जो दो पार्ट्स है दैट इज एक्सर्जी एंड एनर्जी, वो दोनों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, ठीक है। और उस वीडियो में मैंने आपके सामने एक टर्म कॉइन किया था दैट इज यूजफुल वर्क, ओके। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज यूजफुल वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो हमने एक्सर्जी पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। एक्सर्जी इज व्हाट? दैट इज द मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी, मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी दैट कैन बी converted into useful work। तो अभी हम देखेंगे कि यूजफुल वर्क जो है वो क्या होता है, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन बाय मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी? मैक्सिमम अवेलेबल यानी जो मैक्सिमम ऑब्टेनेबल एनर्जी होती है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे मौजूद सिस्टम से, दैट इज नोन एज मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी और अवेलेबल एनर्जी वी कैन से, ठीक है। मैंने बताया था कि मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी कब बोलता हूं मैं? जब तक वो सिस्टम डेड स्टेट में नहीं आ जाता उस समय तक, यानी कि इनिशियल स्टेट से, इनिशियल कंडीशन से डेड स्टेट तक आने पर वो जितनी एनर्जी देगा दैट विल बी मैक्सिमम इन दी क्वांटिटी। So it will be known as maximum available energy, okay. So what is maximum available energy or simply available energy? AE, available energy will be the maximum obtainable energy from a system till it reaches dead state, और वी कैन से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग, ओके। तो ये हम जानते हैं अवेलेबल एनर्जी के बारे में। नाउ व्हाट इज यूजफुल वर्क? तो देखिए हमारे पास जितनी एनर्जी अवेलेबल है, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्टेट पे मौजूद किसी सिस्टम से मैं जितनी एनर्जी विड्रॉ कर सकता हूं या कर लिया हूं, उसको मैं कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पाता। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, ठीक है। कुछ लॉसेस हो रहे होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इरिवर्सिबिलिटी और एनीथिंग एल्स। मैं इस मैक्सिमम ऑब्टेनेबल एनर्जी को, दैट इज अवेलेबल एनर्जी को, मैं कंप्लीटली यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता हूं, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, जो मेरे पास अवेलेबल एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा मेरे लिए अनअवेलेबल हो जा रहा है, और जिसको मैं एक्चुअल प्रैक्टिस में यूटिलाइज कर पा रहा हूं, दैट पोर्शन ऑफ द वर्क और द एनर्जी विल बी यूज्ड एज यूजफुल वर्क, ओके। सो एग्जांपल्स से इसको समझते हैं। कुछ हम लोग किस किस कंडीशन में यूजफुल वर्क का टर्म हमको कॉइन करना है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक थॉट आएगा आपके दिमाग में कि क्या यूजफुल वर्क टर्म हमको यूज करना है जब प्रोसेस में कुछ इरिवर्सिबिलिटी होगी, या ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए भी ये टर्म वैलिड है। तो यहां से हम कुछ नए टर्म्स अब देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर रिवर्सिबल वर्क के बारे में। रिवर्सिबल वर्क, ठीक है। रिवर्सिबल वर्क हमने पढ़ा है कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर स्टेट्स के बीच में, लाइक दिस इज योर पीवी डायग्राम लेट अस से, ठीक है। दिस इज पीवी डायग्राम, दिस इज स्टेट नंबर 1, this is state number 2, this is any process, okay. Now this is a reversible path, 1 to 2 is a reversible path. So process 1 to 2 is a reversible process, okay. So area on PV diagram under process 1 to 2 will represent the work, ठीक है। Now ये जो पाथ है 1 to 2, या प्रोसेस कह लूं मैं 1 to 2, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो जो भी फॉर्मूला होगा इसके लिए हम लोग जो पढ़ते हैं, दैट इज दिस एरिया इनसाइड दिस कर्व विल रिप्रेजेंट दी वर्क, ठीक है। नाउ ये जो वर्क मुझे मिल रहा है W12, इट इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। सो आई कैन से दिस इज अ रिवर्सिबल वर्क, ठीक है। तो रिवर्सिबल वर्क क्या होता है? रिवर्सिबल वर्क जब हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीटली रिवर्सिबल मान लेते हैं, उसमें किसी तरीके का लॉस हो रहा है या इरिवर्सिबिलिटी मौजूद है, ऐसा हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो जो मैक्सिमम उसमें से वर्क मिल सकता है किसी प्रोसेस में, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल वर्क, ठीक है। अगर किसी साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं, यानी कि किसी पर्टिकुलर रिजर्वायर से या सोर्स से मैं हीट ले रहा हूं एट टेम्परेचर T1
and Q1 is the heat intake and मुझे continuously work output चाहिए. So I have told already that in any device, if you want to convert the heat continuously into work, the device must be a cyclic device. एक cyclic device में ही possible है कि हम किसी energy input को बेसिकली हीट को हम कंटिन्यूअसली वर्क में कन्वर्ट कर सके. तो मैं यहाँ पर एक साइक्लिक हीट इंजन कंसीडर कर लेता हूँ, विच इज वर्किंग बिटवीन सोर्स एट टेम्परेचर T1 एंड सिंक एट टेम्परेचर T2. ओके, नाउ द हीट बीइंग रिजेक्टेड टू द सिंक इज Q2, सो आई कैन राइट W net इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2. Okay, this is for a cyclic process, this is for just a process. So this is a cyclic device. अब आप देख सकते हैं अगर ये हीट इंजन जो है यहाँ पर, अगर ये हीट इंजन रिवर्सिबल हो जाएगा तो उस केस में जो W net मुझे मिल रहा है, W net, that will be known as reversible work. क्योंकि सारा जो प्रोसेस हो रहा है inside this heat engine that is reversible. That's why the work obtained in the cyclic device will be known as रिवर्सिबल वर्क. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिवर्सिबल वर्क, यानी कि किसी भी रिवर्सिबल डिवाइस या रिवर्सिबल प्रोसेस से जो मुझे वर्क मिलता है दैट इज द रिवर्सिबल वर्क. नाउ क्या रिवर्सिबल वर्क अगर हमको मिल रहा है, यानी कि डिवाइसेस या प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है, तो उस केस में क्या उतना पूरा का पूरा वर्क यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो पाएगा? तो चलिए इसको हम समझते हैं कि क्या W रिवर्सिबल ही यूजफुल वर्क है या यूजफुल वर्क और W रिवर्सिबल में कुछ अंतर होता है? जो रिवर्सिबल वर्क है क्या वो यूजफुल वर्क के बराबर होगा या उनमें कोई अंतर होगा? ये देखने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं, हमारे पास दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली जिसको हम स्टडी करते हैं, दैट इज क्लोज सिस्टम एंड दी ओपन सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम की हम उतनी ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है, जितनी प्रैक्टिकल डिवाइसेस है या तो क्लोज सिस्टम होती है या तो ओपन सिस्टम होती है. तो हम लोग इसकी बात करेंगे ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम की. सो क्लोज सिस्टम के लिए मैं सबसे पहले एग्जाम्पल देखता हूँ, जो सबसे जनरल एग्जाम्पल है इसके लिए, दैट इज अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. और इस सिलेंडर में कोई भी वॉल्व नहीं है, विदाउट वॉल्व अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट यहां पर मैं देखता हूं, ठीक है, क्लोज सिस्टम लाइक दिस. अब इसके अंदर P1 एंड V1 प्रेशर पे इनिशियल स्टेट्स इसके देख सकते हैं हम लोग, P1 एंड V1. P1 इज द प्रेशर एट द इनिशियल स्टेट एंड V1 इज द वॉल्यूम एट द इनिशियल स्टेट. प्रेशर एट इनिशियल स्टेट and V1 is the volume at initial state. Okay, now जो बाहर इसके सराउंडिंग है दैट इज द एटमोस्फियर. दिस इज लाइक दिस, एक इमेजिनरी बाउंड्री से मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ पूरे के पूरे सराउंडिंग को. तो यहाँ पर जो सराउंडिंग है उसका प्रेशर P0 यहाँ पर है. P0 मैंने जैसे कि बताया था कि हम सराउंडिंग कंडीशन को डैडी स्टेट मान करके चलते हैं और डैडी स्टेट्स के लिए हम लोग सब्सक्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नॉट या फिर जीरो. तो इसको P0 या P0 आप कह सकते हैं. P0 इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, नाउ अब जब इसमें प्रेशर जो है P1 दैट इज लेट अस से ग्रेटर देन P0, तो उस केस में हम जानते हैं प्रेशर डिफरेंस के कारण ये जो इसके अंदर जो भी गैस भरी हुई है, ये गैस जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेगी और इसके कारण ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा, ठीक है. देन जब ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा तो उस केस में यहाँ पर हमको एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और इस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के कारण हमको एक सर्टेन वर्क मिलेगा यहाँ पर, ठीक है. तो अब प्रेशर रिड्यूस हो गया, P2 हो गया लेटेस्ट से एंड वॉल्यूम हो गया V2 और यहाँ पर V2 वॉल्यूम जाने तक हमको V1 टू V2 हमको एक पॉजिटिव वर्क मिलेगा क्योंकि V2 इज ग्रेटर देन V1, बिकॉज V2 इज ग्रेटर देन V1 हैंस वी आर गेटिंग अ वर्क. तो यहाँ से हमको वर्क मिल रहा है. नाउ लेट अस कंसीडर ये जो वॉल थी सिलेंडर की दैट इज वेल इंसुलेटेड. दिस इज वेल इंसुलेटेड, इसमें कोई भी हीट लॉस नहीं होगा, यानी कि एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस नहीं हो सकती. सो आई कैन राइट हियर Q लॉस is equal to 0, heat loss is equal to 0. and then यहाँ पर जो friction है between piston and wall of the cylinder, friction is not there, there is no friction, friction is not there. so यहाँ पर अब मैं बोल सकता हूँ जो प्रोसेस है वो completely अब रिवर्सिबल हो गया है, ठीक है. अब क्या देखने को मिलता है, देखिए जब हम लोग इस गैस को इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में एक्सपैंड कर रहे हैं तो आप इस समय एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन हम करते हैं कि कॉन्स्टेंटली ये जो गैसेस थी वो जब इनिशियल स्टेट में थी P1 V1 पे थी तो उस कंडीशन पे यहाँ पर P1 प्रेशर जो था वो ये गैस पिस्टन के हेड पे लगा रहा था, बट उसके पीछे साइड
पीछे की तरफ आप देखेंगे जो कि सराउंडिंग की तरफ जो साइड है पिस्टन का, वो साइड जो सराउंडिंग क्या कह सकते हैं आप एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर एक्ट कर रहा था, दैट इज पी नॉट। ओके, सो यहां पर एक ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि जब ये पिस्टन V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक गया तो उसने इस कांस्टेंट प्रेशर P नॉट के अगेंस्ट भी कुछ वर्क किया है, यानी कि यहां पर जो हमने वर्क प्रोड्यूस किया इस पर्टिकुलर प्रोसेस में W रिवर्सिबल, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, दैट्स व्हाई जो वर्क है वो रिवर्सिबल है यहां पर। और इस रिवर्सिबल वर्क का कुछ हिस्सा ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके प्रेशर P नॉट के अगेंस्ट यहां पर वो कंज्यूम हुआ है, यानी कि जब ये हमारा सिस्टम स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 गया और कुछ वर्क दिया तो उस कंडीशन में इस सिस्टम को इस सराउंडिंग के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ा, यानी कि एक्चुअली में जो हमको वर्क मिल सकता था उससे कुछ कम वर्क मिला। तो यहां हम देखेंगे कि अगर कांस्टेंट प्रेशर P नॉट है, कांस्टेंट प्रेशर P नॉट है और यहां पर सिस्टम V1 से V2 गया है, सो लेट अस ड्रॉ V2 यहां पर होगा अगर, तो ये जो वॉल्यूम है दैट इज V2 माइनस V1, इतना वॉल्यूम मैं कह सकता हूं कि इस सिस्टम ने सराउंडिंग को पीछे की तरफ पुश किया। सो दिस वर्क दैट इज P नॉट इंटू V2 माइनस C1, दिस इज अ वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो इसको बोलते हैं वर्क डन टू पुश द सराउंडिंग, वर्क डन टू पुश द सराउंडिंग, ओके। और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं W सराउंडिंग। तो सराउंडिंग को पुश करने के लिए, सराउंडिंग क्या है आपके सिस्टम पे हमेशा एक प्रेशर बना के रखा है, किस केस में, क्लोज सिस्टम के केस में। तो इस सिस्टम को अगर पर्टिकुलर वर्क देना है तो उसको कुछ ना कुछ वर्क सराउंडिंग के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा सराउंडिंग को पुश करने के लिए, क्योंकि सराउंडिंग एक पर्टिकुलर प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर उसको जो वर्क मिलेगा W रिवर्सिबल जो उसको मिल सकता था 1 to 2 जाने से, उसका कुछ हिस्सा जो है सराउंडिंग को पुश करने में चला गया, ओके। सो W सराउंडिंग कैन बी रिटन एज P नॉट इंटू V2 माइनस V1, ओके। तो अब हम देख सकते हैं कि जो रिवर्सिबल वर्क हमको मिल रहा था उससे कुछ कम वर्क हम लोग एक्चुअल में यूटिलाइज कर पाएंगे। तो अब जो हमको वर्क मिल रहा है दैट इज बिटवीन स्टेट 1 to 2, दैट इज यूजफुल वर्क, W यूज, दैट इज यूजफुल वर्क। ये कितना मिला, एक्चुअली में हमको मिलना चाहिए था इतना, दैट इज रिवर्सिबल वर्क, W रिवर्सिबल मिलना था, लेकिन इसका कुछ हिस्सा लॉस हो गया किसमें, सराउंडिंग को पुश करने में, दैट इज W surrounding. So I will be getting W useful is equal to W reversible minus W surrounding. Okay, so this is the useful work which I am getting out of the system. Now आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ expansion हो रहा था क्योंकि V2 was greater than V1, expansion हो रहा है। तो ये जो डिवाइस है जिसके हम स्टडी किए, so this is true for a work producing device. This is a work producing device. वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए बोल सकता हूं कि यूजफुल वर्क जो हमको मिलता है, यानी कि जो वर्क मैं सिस्टम से यूटिलाइज करता हूं, सिस्टम से यूज करता हूं, दैट इज लेस देन द रिवर्सिबल वर्क, ठीक है, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा वहां पर सराउंडिंग को पुश करने में लॉस हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, यानी कि अब सेम सिस्टम को मैं एक वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस बना दूं, यानी कि जो वर्क ट्रांसफर का डायरेक्शन है मैं उसको रिवर्स कर दूं। पहले कहा और क्या हो रहा था, पहले सिस्टम से मुझे वर्क मिल रहा था, अब मैं सिस्टम पर वर्क करता हूं, यानी कि अब कंप्रेशन करता हूं तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगेन मैं सेम सिस्टम ड्रॉ करता हूं, अगेन दिस इज अ इंसुलेटेड, वेल इंसुलेटेड वॉल एंड दिस इज अ पिस्टन and there is no friction between the cylinder wall and piston. Again ये प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है। तो अब फिर से मैं इस पे एक रिवर्सिबल वर्क कर रहा हूं, अब भी यहाँ पर वर्क कर रहा हूं, ठीक है। तो हम जानते हैं वर्क ट्रांसफर यहाँ पर, क्योंकि जब सिस्टम पे करते हैं हम लोग तो उसको निगेटिव लेते हैं, फिलहाल के लिए वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप देखेंगे कि ये जो पिस्टन है इसके आउटसाइड, दैट इज जो उसका दूसरा तरफ है, जिस तरफ यहाँ पर एटमॉस्फेयर है उस तरफ प्रेशर P नॉट है। अब हम जो प्रेशर इस पे अप्लाई करेंगे वर्क करने के लिए, ठीक है, उसके कारण इसका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होगा। पहले वॉल्यूम था लेट अस से V1, नाउ आफ्टर कंप्रेशन इसका वॉल्यूम हो जा रहा है V2। सो V2 इज लेस देन V1, यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ हो गया कंप्रेशन हुआ है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ सिस्टम पे वर्क किया, ठीक है। अब जो भी हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलरली फोर्स लगाए होंगे पिस्टन पे,
ठीक है, यानी कि जिस बेसिकली हम लोग जब कंप्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर इस कनेक्टिंग रॉड के थ्रू इस पिस्टन को मूव कराए होंगे, कनेक्टिंग रॉड के थ्रू एक फोर्स आया होगा जो हमने दिया है, हमने वो वर्क किया है। तो अब क्या हुआ, अब आप देख सकते हैं ये जो प्रेशर जो प्रीवियस केस में वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के केस में हम लोगों को लॉस दे रहा था बेसिकली। यहां पर आप देख सकते हैं कि जब मैं पॉजिटिव वर्क देना चाह रहा था मुझे सराउंडिंग के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ रहा था, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो देख पाएंगे कि जो यहां पर प्रेशर अब सराउंडिंग का है P0, वो प्रेशर अब इस गैस को कंप्रेस करने में मेरी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब मैं अगर यूजफुल वर्क लिखना चाहूं, W यूजफुल वर्क, ओके, तो दैट विल बी W रिवर्सिबल प्लस W सराउंडिंग। कैसे, यहां पर आप देख सकते हैं P0 इंटू फाइनल वॉल्यूम दैट इज V2 माइनस V1। ओके, नाउ यहाँ V2 जो है दैट इज लेस देन V1, तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू आ रही है दैट इज निगेटिव। ओके, सो जो W सराउंडिंग है दैट इज निगेटिव। इसका मतलब ये है कि जो सराउंडिंग है अब वो हमारे सिस्टम पर वर्क कर रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो ये हो गया P माइनस P0 इंटू V2 बाई V1, V2 माइनस V1 लिख सकता हूं मैं। ठीक, देन ये W जो रिवर्सिबल है ये भी सिस्टम पे किया जा रहा है तो ये भी निगेटिव होगा, तो यहां से लिख सकते हैं माइनस W रिवर्सिबल, और ये भी निगेटिव है, सराउंडिंग भी निगेटिव है, सो दिस विल बी माइनस W सराउंडिंग। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, अगर डायरेक्शन के फॉर्म में भी लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस कॉमन आ जाएगा, W रिवर्सिबल प्लस W सराउंडिंग। तो आपको यहां से क्या कंक्लूजन मिला, कंक्लूजन ये मिला कि जब मैं किसी क्लोज सिस्टम में, ठीक है, कंक्लूड करते हैं इस पूरे डिस्कशन को कि अगर किसी क्लोज सिस्टम पर हम लोग कोई वर्क करते हैं या फिर हम लोग उससे वर्क ऑब्टेन करते हैं इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि वर्क वहां पर रिवर्सिबली किया जा रहा है या तो रिवर्सिबली उससे हमको वर्क मिल रहा है, इन दैट केस वर्क का कुछ पोर्शन सराउंडिंग के अगेंस्ट वहां पर वो कंज्यूम हो जाता है। अगर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है तो उस केस में क्या होता है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के केस में हमको जो वर्क मिलना चाहिए था उसका कुछ हिस्सा सराउंडिंग को पुश करने में कंज्यूम हो जाता है। दैट्स व्हाई हमको जो यूजफुल वर्क मिलता है, यूजफुल वर्क W यूजफुल विल बी लेस देन W रिवर्सिबल। यूजफुल वर्क जो होगा दैट विल बी लेस देन द रिवर्सिबल वर्क फॉर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। ओके, नाउ यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से देखने को मिल रहा है कि रिवर्सिबल वर्क और सराउंडिंग का वर्क दोनों आपस में जुड़ गए, तो यहां से देखने को मिलेगा कि जो यूजफुल वर्क होगा वो हमारे रिवर्सिबल वर्क से ज्यादा मिलेगा। सो यूजफुल वर्क विल बी ग्रेटर देन द रिवर्सिबल वर्क for a work consuming device, for a work consuming device. Okay, so this is the idea of useful work for the closed system. Now let's talk about the useful work for an open system. तो यहां हमने देखा कि अगर कोई क्लोज सिस्टम कोई रिवर्सिबल प्रोसेस भी एग्जीक्यूट कर रहा है उस केस में भी हमको जो यूजफुल वर्क मिल रहा है दैट मे बी ग्रेटर देन और मे बी लेस देन द रिवर्सिबल वर्क। तो ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा क्लोज सिस्टम में इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लोज सिस्टम की जो बाउंड्रीज होती हैं वो चेंज होती हैं। ठीक है, क्लोज सिस्टम जनरली हम लोग जो स्टडी करते हैं, यहां पर हम लोग जो देखा उसमें वहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम नहीं था। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम अगर होगा, इफ अ क्लोज सिस्टम इज कांस्टेंट वॉल्यूम, तो पहली बात तो उसमें वर्क प्रोड्यूस होगा ही नहीं, तो वहां यूजफुल वर्क भी जीरो हो जाएगा और रिवर्सिबल वर्क भी जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाए कोई फॉर अ क्लोज सिस्टम, तो उस केस में W यूजफुल विल बी इक्वल टू W रिवर्सिबल एंड बोथ विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम में वर्क अगर मिलेगा, अगर मिल रहा है या हम वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर सिस्टम की बाउंड्री चेंज हो रही है। कारण ये है कि हम लोग क्लोज सिस्टम को पढ़ते हैं एज अ कंट्रोल मास पढ़ते हैं, और यहां सिस्टम की बाउंड्री डिस्प्लेस होती है तभी यहां पर हमको वर्क मिल रहा है या कोई भी वर्क ट्रांसफर हो रहा है, अदर पॉजिटिव और नेगेटिव, हम ऐसा कह पाते हैं। और अगर सिस्टम की बाउंड्री डिस्प्लेस होगी, चाहे वहां पर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो यानी कि आपको वर्क मिल रहा हो या फिर आप वर्क कर रहे हो, इन बोथ के जो सराउंडिंग है उसका कुछ ना कुछ उस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होगा। बट इफ यू विल टॉक अबाउट ओपन सिस्टम में हम लोग देखते हैं कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच।
अगर ये कोई ओपन सिस्टम है, यानी कि मास और एनर्जी दोनों जो है सिस्टम की बाउंड्री के अक्रॉस जा सकते हैं, तो ओपन सिस्टम में हम लोग देखते हैं कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच। कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच जनरली यूज जब हम लोग करते हैं, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि कंट्रोल वॉल्यूम जो होता है वो जिन सरफेसेस से मिलकर के बना होता है उसे हम कंट्रोल सरफेसेस कहते हैं। ये जो कंट्रोल सरफेसेस होते हैं ये रिजिड भी हो सकते हैं और ये मूव भी कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हम स्टडी करेंगे जिसमें हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच लगाएंगे वहां पर हम लोग इसको एज अ रिजिड सरफेसेस मानकर ही चलेंगे। तो जब हम इसको रिजिड सरफेस मान के चलते हैं तो कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच यूज करना, इसको इंप्लीमेंट करना आसान हो जाता है। ठीक है, हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच लगा करके कंट्रोल सरफेसेस को मूविंग कब लेते हैं, जब हम किसी क्लोज सिस्टम को एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, उस केस में हम लोग जनरली प्रीफर करते हैं, अगर किसी क्लोज सिस्टम को मुझे यहां पर कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच से सॉल्व करना है तो उस केस में मैं वहां पर जो कंट्रोल सरफेसेस हैं उनको मूविंग लेकर के चलूंगा। लेकिन अगर यहाँ ओपन सिस्टम में ही मुझे लगाना है इस अप्रोच को, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप देखेंगे कि जो कंट्रोल वॉल्यूम जिन सरफेसेस से मिलकर के बना होगा वो रिजिड होंगे, दे विल नॉट मूव। ओके, तो पहली चीज मैं यहां पर लेकर के चलता हूं कि अगर जो बाउंड्री है सिस्टम की वो मूव नहीं कर रही है, यानी कि जो कंट्रोल सरफेसेस है दे आर नॉट मूविंग। ठीक है, सो फॉर एन ओपन सिस्टम, if the control surfaces are rigid, if the control surfaces are rigid, तो उस केस में जो सिस्टम की बाउंड्री है that will not move. In that case I can write, in that case system boundary will not move. अब क्योंकि सिस्टम बाउंड्री मूव नहीं हो रही है, देयर इज नो मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, दैट्स वाई सराउंडिंग को पुश करने में वर्क का कुछ भी हिस्सा कंज्यूम नहीं होगा। सो यहां पर लिख सकता हूं मैं फॉर एन ओपन सिस्टम, क्योंकि सराउंडिंग को पुश करने में या सराउंडिंग के हेल्प से मिलने वाला वर्क यानी कि W सराउंडिंग यहां पर पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सिस्टम की जो बाउंड्री है दैट इज फिक्स, सो W सराउंडिंग विल बी इक्वल टू 0 फॉर एन ओपन सिस्टम। ये हमको यहां से समझ आ गया, क्योंकि सिस्टम की बाउंड्री जो है दैट इज नॉट मूविंग। ठीक है, तो यहां मैं लिख सकता हूं W यूजफुल विल बी इक्वल टू W रिवर्सिबल। सो यहां से हमको इस डिस्कशन के बाद तीन चीजें समझ आ गई कि W जो है दैट इज W यूजफुल कैन बी लेस देन W रिवर्सिबल, W useful, that is useful work, can be greater than W reversible, W useful can be equal to W reversible। यहां पर तीन केसेस होते हैं, जिसमें जो पहले जो दो केसेस है this is for closed system and this is for an open system with rigid control surfaces। ठीक है, for an open system। तो ये तीन हमको इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ बेसिकली यहां पर कि जब मुझे यूजफुल वर्क जो है वो लेस देन या ग्रेटर देन मिल रहा है किससे, रिवर्सिबल वर्क से, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो वर्क है उसका कुछ हिस्सा यहां पर लॉस हो रहा है। ठीक है, दैट इज टू ओवरकम द सराउंडिंग। ठीक है, और टू पुश द सराउंडिंग। दूसरा यहां पर क्या हो सकता है देखते हैं। अब मैं बात करता हूं एक एक्चुअल प्रोसेसेस की। इन प्रैक्टिस जितने भी प्रोसेस होते हैं सभी के सभी इरिवर्सिबल होते हैं, सभी में कुछ ना कुछ लॉसेस होता है। जैसे कि हम जानते हैं इन नेचर फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं होता, दो सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन जीरो नहीं होता। अगर हम सिस्टम को किसी फ्लूइड से मिलकर के बना हुआ मान भी लें, जैसे कि किसी वाटर से मान लें या फिर उसको गैस से बना हुआ मान लें सिस्टम को, तब भी वहां पर जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो फ्रिक्शन होता है दैट इज ऑल्सो नॉट जीरो। सो यहां पर हम हमेशा कहेंगे कि इन प्रैक्टिस जितने भी प्रोसेस होते हैं नेचर में सभी के सभी इरिवर्सिबल होते हैं। और क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम जानते हैं जो एंट्रोपी होती है ऑफ यूनिवर्स दैट ऑलवेज इंक्रीजेस। ये हम लोगों ने एंट्रोपी में पढ़ा हुआ है। एंट्रोपी अगर इंक्रीज हो रही है यानी कि डिसऑर्डर यानी अपना इंक्रीज हो रहा है, उस केस में डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी, एंड देयर विल बी अ लॉस ऑफ एनर्जी, देयर विल बी अ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। सो W
irreversible, that is work obtained in an irreversible process, irreversible process, and if W reversible is work obtained in reversible process, so I can write W reversible will be always greater than W irreversible, W irreversible, यानी कि किसी पर्टिकुलर दो स्टेट्स के बीच में अगर मैं यहां पर एक प्रॉपर्टी डायग्राम बनाऊं, दिस इज पीवी डायग्राम लेट अस से, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस 1 2 2 1 2 2 एक प्रोसेस हो रहा है। अब आप देख सकते हो ना यहाँ पर इसको सॉलिड लाइन से डिनोट किया है, यानी कि ये जो प्रोसेस है 1 2 2, लेट अस से दिस इज पाथ ए, पाथ ए जो है, पाथ ए इज अ रिवर्सिबल पाथ, इज अ रिवर्सिबल पाथ। ओके, नाउ स्टेट 1 2 2 जाने के लिए मैं एक दूसरा पाथ लेता हूं, बट अब जो पाथ है दैट इज एन इनरिवर्सिबल पाथ, इररिवर्सिबल पाथ, पाथ बी, पाथ बी। ओके, so that is an irreversible path. Okay, so in that case मैं लिख सकता हूं यहां पर कि जो पाथ ए है इससे जो मुझे वर्क मिलेगा that will be reversible work, and पाथ बी से जो मुझे वर्क मिलेगा that cannot be calculated, okay, that cannot be calculated by integrating the area because path B जो है that is an irreversible path, और PDV वर्क अगर मुझे फाइंड आउट करना है for process 1 2 2 through the path B, so in that case I have to integrate PDV, and integration of PDV अगर हम कर रहे हैं so process must be reversible, process must be reversible, यानी कि W12 is equal to integration of PDV मैं लिख सकता हूं कब, जब ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। अगर ये प्रोसेस इररिवर्सिबल है तो ये इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए हमको एक कंटिन्यूअस पाथ चाहिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो पाथ हमको मिलता है दैट इज डिसकंटिन्यूअस, और किसी भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को हम लोग एक गिवन इंटरवल में डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो ये स्टेट नंबर 1 2 2 ये इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ओके, सो W रिवर्सिबल विल बी ग्रेटर देन W इररिवर्सिबल। नाउ अब आप देख सकते हैं अगर ये प्रोसेस, मैं यहां पर इन दोनों को कंपेयर कर लिया, अब आप देखते हैं अगर भी ये प्रोसेस 1 2 2 रिवर्सिबली होता तो मुझे W रिवर्सिबल वर्क मिलता, लेकिन ये इरिवर्सिबली हो रहा है तो W इरिवर्सिबल वर्क मिल रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक टर्म कॉइन करूंगा आपके सामने दैट इज नोन एज इररिवर्सिबिलिटी, 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 इसको मैं कैपिटल I से डिनोट करता हूं। तो इररिवर्सिबिलिटी क्या बताता है? इररिवर्सिबिलिटी इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द वर्क ऑब्टेन when the process is executed reversibly and the work obtained when the same process is executed irreversibly। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि जो किसी पर्टिकुलर दो स्टेट के बीच अगर कोई मैं प्रोसेस एग्जीक्यूट करता हूं तो इन दो स्टेट्स के बीच मुझे जितना रिवर्सिबल वर्क मिल सकता है, और अगर सेम स्टेट्स के बीच में किसी इरिवर्सिबल पाथ से वर्क ऑब्टेन करूं तो मुझे जितना वर्क मिल सकता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज इररिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो एक सिंपल एक्सप्रेशन तो हमने देख लिया इररिवर्सिबिलिटी दैट इज I का, दैट इज W रिवर्सिबल माइनस W इररिवर्सिबल, बट इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो देखिए इसको और डिटेल में समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा W रिवर्सिबल क्या है। तो रिवर्सिबल का W रिवर्सिबल का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट से लेट अस से स्टेट नंबर 1 से मैं स्टेट 2 तक जब रिवर्सिबली आता हूं तो मुझे जितना वर्क मिलता है। नाउ अब यहां पर इसको अब एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है। नाउ लेट अस से जो स्टेट 2 जो है यहां पर, लेट अस से दैट इज डेड स्टेट, दिस इज डेड स्टेट, यानी कि अब मैं यहां पर स्टेट 2 पर जब मैं आता हूं तो उस कंडीशन में मैं जो सराउंडिंग है या जो एम्बिएंट कंडीशंस है उनके साथ मैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाता हूं। तो ये जो डेड स्टेट पर आ गया है तो ये 1 to 2 जाने पर जो मुझे वर्क मिल रहा है W रिवर्सिबल, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? यू कैन गेस that the maximum obtainable work or we can say available energy और the maximum available energy, ये यहां पर मैं बोल सकता हूं अगर मैं 1 to 2 रिवर्सिबल ही जाऊं, ठीक है, और जो स्टेट 2 हो डेड स्टेट हो तो मैं कह सकता हूं जो W रिवर्सिबल है दैट विल बी द मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी और द मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क, maximum obtainable work. Now
इस तरह से अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो क्या हुआ, तो मैं कह सकता हूं दिस इज W max फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैं इसको इस फॉर्म में भी लिखना चाहूं तो यहां भी लिख सकता हूं। इसको जिस तरह से आप लोग स्लाइस आउट करेंगे वैसे वैसे आपको और अच्छे जो कंसेप्ट है वो यहां से निकल करके आएंगे। तो मैंने अभी क्या ले लिया, मैंने ले लिया जो W रिवर्सिबल है, ये वर्क मैं कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर स्टेट से डेड स्टेट के बीच में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेट से डेड स्टेट के बीच में। तो मुझे जो मैक्सिमम वर्क मिल रहा है दैट इज अवर अवेलेबल एनर्जी। नाउ अब जो वर्क था उसका कुछ हिस्सा लॉस हुआ होगा, तो मुझे जो वर्क मिला एक्चुअल में मैंने यहां क्या कंसीडर कर लिया, कंसीडर ये कर लिया कि ये जो प्रोसेस है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया इन नेचर ऐसा कोई भी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जो कि कंप्लीटली रिवर्सिबल हो। किसी ना किसी तरीके की उसमें प्रॉब्लम होगी, किसी ना किसी तरह की उसमें इरिवर्सिबिलिटी होगी जिसके कारण उसमें लॉसेस होंगे, लाइक उसमें फ्रिक्शन मौजूद होगा, ठीक है, हीट लॉस हो रही होगी, एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स जिसके कारण हमको कभी भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं मिल सकता, ठीक है, इन नेचर प्रैक्टिकली ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो हमको जो भी प्रोसेस मिलेगा दैट विल बी इरिवर्सिबल। सो इरिवर्सिबल W इरिवर्सिबल को मैं बोल सकता हूं W एक्चुअल, ठीक है, इसको मैं एक्चुअल वर्क भी बोल सकता हूं, एक्चुअल वर्क, ठीक। तो इसको मैं लिख देता हूं W एक्चुअल। तो अब यहां से मैं और अच्छे और सिंपल तरीके से इसको इरिवर्सिबिलिटी को डिफाइन कर सकता हूं। यानी सिंपली आप इसको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि ये क्या है, W रिवर्सिबल जो यहां पर मैं लिख रहा था, या फिर अब जो मैं W मैक्स रिवर्सिबल लिख रहा हूं, दैट इज द मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क, दैट इज available energy, that is maximum available energy. So this the maximum available energy which can be converted into useful work. You can see from here that this is the maximum available energy which can be converted into useful work. So it is nothing but the exergy, it is nothing but the exergy, okay, minus the actual work, that is the actual जो आपको available energy आपको मिल रही है, यानी कि maximum available energy minus the actual available energy, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। So actual work और you can say actual available energy. So यहाँ जो डिफरेंस दिख रहा है इसका, ये बता रहा है आपको बेसिकली लॉस ऑफ एक्सर्जी, लॉस ऑफ एक्सर्जी, यानी कि जितना एनर्जी मेरे पास अवेलेबल था जिसको मैं यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकता था। व्हाट इज एक्सर्जी? एक्सर्जी इज नथिंग बट द मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। अब इस अवेलेबल एनर्जी में जिसको मैं यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकता था उसका कुछ हिस्सा लॉस हुआ, दैट्स वाई ये जो रिवर्सिबल वर्क है और ये जो एक्चुअल वर्क है दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, एंड इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू I। तो यहां पर ये जो आपको डेफिनेशन दिख रही है दैट इज डेफिनेशन ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, दैट इज सिंपली द इंडिकेटर ऑफ लॉस ऑफ एक्सर्जी, ठीक है। तो इरिवर्सिबिलिटी के कारण कभी भी क्या होगा, अगर कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस या कोई भी पर्टिकुलर साइकिल आपका इरिवर्सिबल होगा तो उस केस में जो आपकी अवेलेबल एनर्जी होगी दैट और भी दी मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी जो होगी उसमें लॉस होगा। सो आपके पास जो अवेलेबल एनर्जी है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, उसमें कुछ लॉस हुआ एंड दैट अवेलेबल एनर्जी विच कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क उसको हम लोग बोलते हैं एक्सर्जी, यानी कि बेसिकली एक्सर्जी में लॉस हो गया आपका, ठीक है। तो दिस इज द लॉस ऑफ एक्सर्जी विच इज नोन एज द इरिवर्सिबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी कैन बी सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल वर्क माइनस द एक्चुअल वर्क। यानी कि आइडियली आपको अगर एकदम ज्यादा इसको हम लोग सिंपल वे में लेके जाएं तो ऐसे बोल सकते हैं कि आइडियली आपको जितना वर्क मिलना चाहिए था किसी प्रोसेस में और एक्चुअली जितना मिला उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है दैट इज द इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं दैट इज W आइडियली, ठीक है, जिसको आप रिवर्सिबल ही बोलते हो। तो कॉलेज स्टूडेंट्स को जनरली रिवर्सिबल बार बार बोलने से आइडिया नहीं आता, लेकिन आइडियल बोलने से उन लोग एकदम एक बार में क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आइडियल टर्म यूज कर रहा हूँ, आइडियल का मतलब यहाँ मेरे लिए होगा रिवर्सिबल। सो W आइडियली माइनस W एक्चुअल, तो ये जो है दिस इज नोन एज इरिवर्सिबिलिटी। बट क्या ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है दैट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग? नो, दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ इरिवर्सिबिलिटी इज true for a work producing device. So I equal to जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ this equation is true for the above equation or we can say relation is true for work producing device, ठीक है।
तो ये जो सारा हमने पढ़ा अभी तक के, ये सभी का सभी, दिस इज फॉर वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, इट कुड बी एनी डिवाइस, ठीक है, प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो यहां सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डिवाइस ऐसी डिवाइस है जो कि वर्क हमको जनरेट करके देती है, यानी कि कोई किसी एनर्जी सोर्स से एनर्जी इनपुट लेती है और उसको हमको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करके देती है, तो उसको हम बोलते हैं वर्क वो प्रोड्यूस कर रही है। तो इस तरह से वर्क प्रोड्यूसिंग का मतलब ये है यहाँ पर, है ना, ठीक। तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस में हम सोचेंगे कि जिसको इसको आइडियली इतना वर्क प्रोड्यूस करना चाहिए, एक्चुअली में वो उतना वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। थ्योरेटिकली यानी कि आइडियल केसेस में, रिवर्सिबल कंडीशंस में उस डिवाइस को जितना वर्क प्रोड्यूस करना चाहिए, एक्चुअली वो उतना वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी ड्यू टू सम लॉसेस। फ्रिक्शंस हो सकते हैं, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ इरिवर्सिबिलिटीज के कारण यानी कि लॉसेस के कारण यहाँ पर हमको जो एक्चुअल वर्क मिलेगा वो थ्योरेटिकली हमको जितना वर्क मिलना चाहिए उससे हमेशा कम होगा फॉर अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। लेकिन यही इसी केस को आप अब उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब ये है कि अब आप ले लो एक वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। अब इसके लिए जो रिलेशनशिप आएगा वो आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि इसका जस्ट उल्टा होगा। लेकिन इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, तो जैसे कि हमेशा हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। आप दो कंडीशन एज्यूम कर लीजिए, सिंपल, ठीक है। दो कंडीशन यहां एज्यूम करता हूं मैं। यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये सेम ब्लॉक यहां पर भी रखा हुआ है। दो डिफरेंट सरफेसेस हैं, सरफेस लेट अस से ए, सरफेस बी, दो सरफेसेस है। सरफेस जो ए है उस वो फ्रिक्शनलेस है, म्यू इक्वल टू 0 है, वहां पर नो फ्रिक्शन, या स्मूथ सरफेस बोल सकते हैं। फ्रिक्शन ए में कोई, सॉरी सरफेस ए में कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन सरफेस बी में देयर इज फ्रिक्शन यहां पर है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन है। अब दोनों को आप लोगों को मूव करना है, दोनों कंडीशन में ब्लॉक को मूव करना है। तो मैं इस पे कोई फोर्स लगाया, लेट अस से F फोर्स लगाया और इसको सर्टेन डिस्टेंस मूव किया, सर्टेन डिस्टेंस मूव किया इसको लाइक दिस। तो अगर इसका कोई डिस्प्लेसमेंट है S, या कह सकते हैं आप यहाँ पर D ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग S एंट्रोपी के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ D लिख देता हूं मैं। तो आप देखेंगे जो वर्क मिलेगा दैट इज F इंटू डी, ठीक है, F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। अब आप देखेंगे, अब आप सिंपली यहाँ पर इसको इमेजिन करके ऑब्जर्व कर सकते हो, जहां पर फ्रिक्शन नहीं रहा होगा, क्योंकि सरफेस ए में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी लॉस नहीं होगा। दैट्स व्हाई हम जो वर्क कर रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि जो हम वर्क कर रहे हैं बेसिकली एनर्जी दे रहे हैं इसको, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां पर आप देखेंगे कि उस वर्क का कोई भी हिस्सा लॉस नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉक जो है वो स्मूथ सरफेस पे रखा है, तो इसको ढकेलना आसान है। लेकिन जहां पर फ्रिक्शन हो रहा है वहां पर हमको अगर ढकेलना है इसको F फोर्स लगा करके, तो मुझे यहां पर जो फोर्स लगाना पड़ा इसको डी डिस्प्लेसमेंट देने के लिए, आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन में फोर्सेस की वैल्यू डिफरेंट होगी। यहां पर अगर F1 है तो यहां लेट अस से F2 है। अगर किसी स्मूथ सरफेस पे किसी ब्लॉक को या किसी ऑब्जेक्ट को आपको पुश करना होगा तो आपको कम फोर्स लगेगा। उसके अगेंस्ट अगर आपको किसी रफ सरफेस पे जिसमें ज्यादा फ्रिक्शन है, अगर उसके अगेंस्ट आपको किसी भी ब्लॉक या बॉडी को पुश करना होगा तो डेफिनेटली आपको ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का मैंने सेम रखा, डी रखा, लेकिन फोर्सेस दोनों में डिफरेंट है। और क्योंकि सेकंड केस में फ्रिक्शन है, दैट्स व्हाई जो इसको पुश करने के लिए फोर्स लगेगा F2 दैट विल बी ग्रेटर देन F1। दिस इज सो ऑब्वियस, ठीक है। तो यहां पर लिख सकता हूं W2, यानी कि सेकंड केस में जो मुझे डी डिस्प्लेसमेंट देने के लिए वर्क करना पड़ा दैट विल बी ग्रेटर देन W1। तो यहां हो क्या रहा है, ये एकदम एनालॉगस है किसी भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए। अगर मैं यहां पर इसको अपना सिस्टम मान लूं, इस ब्लॉक को अपना सिस्टम मान लूं, तो आप देख सकते हैं मैं इस सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं, ठीक है, सिस्टम पे वर्क कर रहा हूं। अब क्योंकि यहां कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई लॉस नहीं है, तो इस एग्जांपल को, फर्स्ट एग्जांपल को आप रिवर्सिबल डिवाइस के थ्रू देख सकते हैं, और इसको सेकंड एग्जांपल क्योंकि इसमें फ्रिक्शन है, आप इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस या फिर डिवाइस की तरह देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि रिवर्सिबल जिसमें कोई भी लॉस नहीं होता, ठीक है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता है, उसको हम आइडियल भी बोल सकते हैं आसान भाषा में। तो यहां पर हमको जो वर्क करना पड़ता है डिवाइस पे दैट इज W1, और
सेम उसी डिवाइस को अगर वो फ्रिक्शन हो उसमें वो इरिवर्सिबल, तो उस डिवाइस को रन करने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ता है दैट इज W2, क्योंकि हम लोग वर्क करते हैं वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस पे, उसको रन करवाने के लिए उस पर हम लोग वर्क करते हैं। तो अगर उसमें फ्रिक्शंस होंगे, अगर वो उसमें लॉसेस होंगे तो डेफिनेटली हमको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और अगर उस पर कोई लॉसेस नहीं होंगे, वो फ्रिक्शनलेस होंगे, तो हमको कम वर्क करना पड़ेगा। सो दैट इज द सिंपल आइडिया बिहाइंड द वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। सो फॉर अ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस आई कैन राइट the irreversibility I will be equal to W actual minus W reversible, ठीक है। so this is the irreversibility for work consuming device। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इरिवर्सिबिलिटी। ये इरिवर्सिबिलिटी का हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट देख लिया आज के इस वीडियो में, एंड हम लोगों ने जो यूजफुल वर्क है उसका कंसेप्ट देख लिया। जो इरिवर्सिबिलिटी है उसको थर्मोडायनामिकली हम लोग किस तरह से स्टडी करेंगे, क्या उसमें फॉर्मूले होते हैं, उसके जो उसके रिलेशनशिप है, इसको दिया था गॉस-टोडुलियन थ्योरम के थ्रू, ठीक है। जो गॉस-टोडुलियन थ्योरम है उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से इरिवर्सिबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इरिवर्सिबिलिटी को समझने के लिए बहुत जरूरी है आपको एंट्रोपी ऑफ जनरेशन के बारे में समझना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंट्रोपी ऑफ जनरेशन या एंट्रोपी जनरेशन को, ठीक है। इस एंट्रोपी जनरेशन को एंट्रोपी प्रोडक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उसके बाद आपको जो इरिवर्सिबिलिटी के फॉर्मूले हैं, जो गॉस-टोडुलियन थ्योरम है, वो और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम इस मॉड्यूल में आगे बढ़ेंगे। सो आई थिंक आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अवेलेबल एनर्जी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इतना एफर्ट पुट नहीं करते चीज़ों को समझने के लिए। सो थ्रू आउट देयर इंजीनियरिंग एंड आफ्टर इंजीनियरिंग उनको इन चीज़ों में डाउट रहता है। तो मैंने अपना बेस्ट अप्रोच यहाँ पर ट्राई किया है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएँ, ठीक है। अगर आपको इसके बावजूद कोई भी डाउट है इस टॉपिक से, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जो है पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मीन टाइम में आपको उसका रिप्लाई कर पाऊँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नीचे वाले बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मेरे और मेरी गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू।